लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी ऊंची शिक्षा और शानदार डिग्रियां हासिल करने के बाद रुद्रांश के लौटने का समय आ गया था। उसके पिता ने अपने लाडले बेटे के लिए लंदन से सीधे जोधपुर के लिए एक स्पेशल प्राइवेट जेट भिजवाया था। नीले आसमान को चीरते हुए वो विमान जब भारत की सीमा में दाखिल हुआ तो रुद्रांश का दिल किसी अनजानी उत्तेजना से धड़कने लगा। जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट के रनवे पर प्राइवेट जेट के पहिए ने जमीन छुई, रुद्रांश के भीतर जैसे कुछ जग उठा। विमान से बाहर निकलते ही जब उसने भारत की गर्म हवा को महसूस किया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर सिहर सा गया, जैसे कि वो पहला कदम भारत की पावन मिट्टी पर पड़ा। उसके दाएं कलाई पर बना वो रहस्यमय बचपन का निशान अचानक एक दिव्य चमक के साथ चमकने लगा। उसे ऐसा लगा मानो सदियों की प्यासी आत्मा को अपनी मंजिल मिल गई हो। सामने उसका पूरा परिवार पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। उसके पिता का गर्व से चौड़ा सीना, दादा दादी की आशीर्वाद देती आंखें और छोटा भाई आयान की शरारती मुस्कान, सब वही थे। लेकिन रुद्रांश की नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। इतने साल विदेश में रहने और आधुनिक शिक्षा पाने के बाद भी रुद्रांश अपनी जड़ों को नहीं भूला था। उसने आगे बढ़कर सबसे पहले अपने दादा दादी और माता पिता के चरण स्पर्श किए। पूरा परिवार उसे देखकर भावुक था कि उसका बेटा आज भी वही संस्कारी रुद्र है। सबसे अंत में रुद्राक्ष की नज़र गौरी माँ पर थमी। वो एक कोने में खड़ी अपनी आंखों में आंसू छुपा रही थी। दुनिया के लिए वो शायद घर की एक सेविका थी, लेकिन रुद्राक्ष के लिए वो अपनी माँ जैसी ही थी। भीड़ और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए रुद्राक्ष तेजी से गौरी माँ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने झुककर गौरी माँ के पैर छुए, उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। गौरी माँ ने तुरंत उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रुद्रांश की आंखों से आंसू बाहर निकले। उसने रूंधे गले से कहा, माँ, मैं घर आ गया। गौरी माँ का रोम रोम पुलकित हो उठा। रुद्रांश को गले लगाते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी कलाई का वो निशान अब शांत हो गया था, जैसे उसे वो सुकून मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। वहीं रुद्रांश और घर के सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। राजमहल के मुख्य द्वार पर उत्सव का माहौल था। पिता विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं था और माँ अनन्या ने आरती की थाल दादी की ओर बढ़ाई। दादी ने रुद्रांश की आरती की। ये देख रुद्रांश की आंखें झलक उठी आंसुओं से। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सब कोई उसके स्वागत के लिए खड़े थे और उनका छोटा भाई, जो कि बेहद ही उत्सुकता से अपने भाई को देख रहा था। सबके चेहरे पे एक मुस्कान थी और आंखों में नमी थी। इतने दिनों बाद जो उनका चिराग घर लौटा था। आरती हो जाने के बाद रुद्रांश का छोटा भाई आयान उसे सोफे पर बैठाता है। अभी बात करना शुरू ही करते हैं कि उससे पहले महल के मुख्य द्वार पर उनकी बुआ रामेश्वरी अपने बच्चों के साथ हॉल में दाखिल होती हैं। जैसे ही रामेश्वरी बुआ ने हॉल में कदम रखा, उनके पीछे उनका बेटा आदित्य खड़ा था। आदित्य और रुद्रांश हम उम्र थे और बचपन से ही दोनों भाई कम और दोस्त ज्यादा थे। रुद्रांश को देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक परिपक्व मुस्कान आ गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आदित्य, स्वागत है मेरे भाई। लंदन की पढ़ाई ने तुझे और भी गंभीर बना दिया है, या फिर अब भी वही पुराना रुद्र है जो आधी रात को महल की छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखता था? रुद्रांश, समय और जगह बदल सकती है आदित्य, पर हमारी दोस्ती और ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। आदित्य के पीछे उसकी छोटी बहन नव्या खड़ी थी, जो आदित्य से 2 साल छोटी थी। वही रुद्राक्ष का छोटा भाई आर्यन भी वहीं खड़ा था। नव्या उम्र में आयान से बड़ी थी, इसलिए वो हमेशा आयान पर अपना बड़ी बहन होने वाला रोब जमाने की कोशिश करती थी। नव्या, आयान देख, रुद्र भाई आ गए। अब तुम्हारी सारी शरारतों की शिकायत मैं उनसे करूंगी। आयान, अरे नव्या दी, आप तो बस मौका ढूंढती हैं। रुद्र भाई मेरे सगे भाई हैं, वो हमेशा मेरी ही साइड लेंगे, है ना भाई?
रुद्रांश ने हंसते हुए दोनों के सिर पर हाथ रखा। चारों भाई बहनों, रुद्रांश, आदित्य, नव्या और आयान, इन सबके बीच का प्यार और ठिठोली देखकर राजेश्वरी बुआ की आंखें भर गईं। जब ये चारों एक साथ बैठे थे तभी अचानक रुद्रांश को अपने सीने में एक तीव्र चुभन महसूस हुई। उसकी कलाई का वो जन्मजात निशान अब गहरा लाल होकर धधकने लगा था। रुद्रांश को महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो अपनों के बीच हंस रहा है, उसके भीतर की आत्मा उसे याद दिला रही है कि कहीं कोई दूर, कोई उसके बिना अधूरा है। नव्या ने गौर किया कि रुद्रांश भाई का हाथ थोड़ा कांप रहा है। नव्या, रुद्र भाई, आप ठीक तो हैं? आपकी कलाई पर ये निशान इतना लाल और उभरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या कोई दर्द हो रहा है? रुद्रांश ने तुरंत अपनी आस्तीन नीचे की और मुस्कुराते हुए बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी तलाश थी। महल के इस वैभव और भाई बहन की मस्ती के बीच रुद्रांश की रूह बार बार एक ही दिशा में भाग रही थी। उसे आभास हो रहा था कि जहां वो महल में खुश है, वहीं कोई है जो उसके लिए तड़प रहा हो। आदित्य ने रुद्रांश के चेहरे के भाव पढ़े और उसे महसूस हुआ कि उसका भाई लौट तो आया है, पर उसका दिल कहीं और छूट गया है। महल के जश्न और शोर अब धीरे धीरे शांत हो चुका था। नव्या और आयान नीचे हॉल में खाने की मेज पर मस्ती कर रहे थे, लेकिन रुद्रांश और आदित्य चुपके से निकलकर महल की सबसे ऊंची छत पर आ गए। ठंडी हवा चल रही थी और सामने जयपुर का नज़ारा था, पर दोनों का ध्यान कहीं और था। आदित्य ने रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखा और उसकी कलाई की ओर इशारा किया, जहां से अब भी वो गहरा लाल निशान आस्तीन से बाहर झांक रहा था। आदित्य, रुद्र, सबको लगा कि तू सफ़र की थकान से परेशान है, पर मुझसे नहीं छिपा पाएगा। ये निशान, ये जन्म से तेरे साथ है, पर आज ये सिर्फ एक निशान नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जलता हुआ अंगारा हो। क्या हो रहा है ये तेरे साथ? रुद्रांश की रहस्यमय चुप्पी। रुद्रांश ने एक लंबी सांस ली और सामने देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। रुद्रांश, आदित्य, मुझे खुद नहीं पता, लंदन में ये सिर्फ एक धब्बा था, लेकिन जैसे ही मैंने इस मिट्टी को छुआ, ये निशान जी उठा है। मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने के भीतर कोई सदियों पुरानी धड़कन फिर से शुरू हो गई है। कोई पुकार रहा है मुझे, बहुत धीमे पर बहुत दर्द के साथ। आदित्य, हैरानी से, पुकार? किसका जिक्र कर रहा है तू? रुद्रांश ने अपनी कलाई दिखाई। वो निशान अब एक बंद कमल की तरह उभर आया था, जो लालिमा से भरा था। रुद्रांश, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई बहुत कीमती हिस्सा कहीं छूट गया है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे आग नहीं दिखती, मुझे सन्नाटा महसूस होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी के अचानक चले जाने से होता है। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे एक दिशा में जाना होगा जहाँ से ये पुकार आ रही है। रुद्रांश ने अपना हाथ पूर्व की ओर उठाया। आदित्य, जो रुद्रांश के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, समझ गया कि ये कोई मानसिक वहम नहीं बल्कि दैवीय है। आदित्य, पूर्व दिशा यानी बनारस। रुद्र, अगर ये रूहानी खिंचाव है तो इसका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, जहाँ से जीवन और मृत्यु की शुरुआत होती है। रुद्रांश धीमी आवाज में, हाँ, बनारस। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले बाबा विश्वनाथ महादेव के चरणों में जाना चाहिए। वहीं इस आग को शांत कर सकते हैं और वहीं मुझे उस अधूरे सच तक पहुंचा सकते हैं जिसे मेरी आत्मा ढूंढ रही है। आदित्य, ठीक है, अगर महादेव ने बुलाया है तो हम चलेंगे। हम घर पर ये कह सकते हैं कि तू अपनी वापसी की खुशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने जाना चाहता है बनारस। मैं तेरे साथ चलूँगा। रुद्रांश ने आदित्य की ओर देखा।
और उसे महसूस हुआ कि पिछले जन्म में भी शायद कोई ऐसा ही साथी उसके साथ खड़ा था। उसे ये नहीं पता था कि बनारस की उसी गलियों में रुद्राक्षी भी ठीक इसी वक्त महादेव से अपनी उस अनजानी तड़प का अंत मांग रही थी। क्या होगा कहानी में आगे, कैसे मिलेंगे बनारस में ये बिछड़े दो प्रेमी, जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।